आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कह रहा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, उसमें हमने कहा कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है जी, ये इक्वेशन है। और हम लोग ने ये भी पता है हमें कि डेल्टा U इज़ इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, और Q हीट है और W वर्क डन है। अब देखिए, इंटरनल एनर्जी चेंज किसी सिस्टम का निकालना है तो तीन तरह से करा जा सकता है चेंज इंटरनल एनर्जी में। एक तो उसको या तो हीट दे दो या हीट ले लो तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा, या तो उससे वर्क करवा लो या उसको उस पर वर्क कर दो तो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। और तीसरा जो है कि सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स कम ज़्यादा कर दो। किसी कंटेनर के अंदर कोई पार्टिकल्स हैं, मान लो 4 पार्टिकल्स हैं, तो इन चारों की एनर्जी जोड़नी होगी तो यू विल गेट द इंटरनल एनर्जी। और फिर कोई चेंज भी करना होगा तो इन्हीं चारों के चेंज पे निकाल लेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज। बट अगर पार्टिकल्स आप बढ़ा देते हो तो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा, पार्टिकल घटा देते हो तो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आपसे है कि इंटरनल एनर्जी चेंज, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रख रहे हो सिस्टम में तो उसकी हीट के ऊपर और उसके वर्क डन पे डिपेंडेंट होगा इंटरनल एनर्जी चेंज। अब इसमें जो साइन कन्वेंशन आपने बताया ठीक है कि अगर हीट इज़ गिवन टू द सिस्टम तो पॉजिटिव होगी एंड हीट इज़ गिवन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव होगी। तो इसको साइन कन्वेंशन कहते हैं। क्या कन्वेंशन माने रिवाज होता है, और हमने क्या रिवाज बनाया है, इफ़ Q इज़ पॉजिटिव देन हीट इज़ गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को हीट दी गई है। इफ़ Q इज़ नेगेटिव हीट इज़ टेकन फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से ले ली गई है। ऐसे ही वर्क है, इफ़ W इज़ पॉजिटिव वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। एंड इफ़ W इज़ नेगेटिव वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, ठीक है। जैसे कोई काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी वर्क जो डन होगा नेगेटिव होगा, मेरी सिस्टम का एनर्जी कम हो जाएगी इंटरनल एनर्जी। तो वर्क डन जो होगा अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है सिस्टम काम कर रहा है, और सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव होगा। हीट सिस्टम दे रहा है, सिस्टम में से हीट निकल रही है बाहर तो नेगेटिव हो जाएगा, और सिस्टम को हीट दी जा रही है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारे आपको पॉइंट्स मालूम होने चाहिए हीट कन्वेंशन के, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ छोटा सा, और उसको हम लोग करते हैं तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। ये फॉर्मूला तो आपको मालूम है। अब इसमें क्या है कि आपको 3 चीज़ें दी हैं, तो 3 में से कोई 2 दे दी जाएंगी और कह देंगे थर्ड निकाल दो। 2 चीज़ें अगर दी हैं तो थर्ड निकल आएगी। अब बहुत सिंपल होता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन दिया है, इफ़ वर्क डन ऑन द सिस्टम इज़ 20 किलो जूल्स एंड द हीट given out by the system is 5000 joules, find the internal energy change of the system। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज निकालिए जब उस पर वर्क डन है 20 किलो जूल्स और हीट गिवन बाय द सिस्टम इज़ 5000 जूल्स। इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है, ठीक है। तो देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है
कि अगर एक का यूनिट किलो जूल्स है और एक का जूल्स है तो दोनों को एक ही में चेंज करना पड़ेगा, या तो दोनों को किलो जूल्स में कर लो या दोनों को जूल्स में कर लो, ठीक है। और फिर प्रोसीड करेंगे। करिए ज़रा, सॉल्व करिए इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या आंसर आना चाहिए आप लोगों का। देखते हैं, ट्राई टू सॉल्व इट। ये लेफ़्ट वाला हटा देता हूँ मैं, ये आपने उतार लिया होगा, हाँ ठीक है। कुछ बच्चों ने कर भी लिया है, इसको हटाता हूँ यहाँ से। और आंसर क्या आ रहा है बच्चों? इंटरनल एनर्जी चेंज कितना आ रहा है? ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, और ये वर्क डन 20 किलो जूल्स है, तो ये 20 है किलो जूल्स में, और ये 5000 को हम हीट को जूल्स में से किलो जूल्स में चेंज कर लेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये भी किलो जूल्स में हो जाएगा। तो ये 5 किलो जूल्स, क्योंकि वर्क हीट लूज़ कर रहा है तो नेगेटिव होगा, तो ये -5 हो गया किलो जूल्स, और ये +20 किलो जूल्स है, तो ओवरऑल इट विल बी 50 किलो जूल्स। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 15 किलो जूल्स। देख लो बच्चों, अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की एक कमी है, तो फिर हम लोग ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यूज़ किया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से ये नहीं पता चलता है कि कोई रिएक्शन या प्रोसेस कंप्लीट होगा कि नहीं, ठीक है ना। तो उसकी स्पीड नहीं पता चलती कि वो प्रोसेस कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो हम लोग ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को की हेल्प से हमको पता चल जाता है कि कोई प्रोसेस कंप्लीट होगा या नहीं होगा, उसका पता चल जाता है। ये फॉर्मूला के बेस के ऊपर क्वेश्चन ऐसा कर सकते हो ना, अगर इंटरनल एनर्जी देते हैं, डब्ल्यू देते हैं, तो क्यू भी निकाल सकते थे। 3 में से 2 चीज़ें दी होंगी, तीसरी निकल आएगी आपकी। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन हटा देते हैं यहाँ से। अब जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका कोई स्टेटमेंट बता सकता है क्या होगा? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है कि हाँ बताइए, बोलिए, एक जन बोल रहा है कोई, शाबाश। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन ऑल द नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। सेकंड लॉ ऑफ thermodynamics states that the entropy of the universe is increasing day by day in all the natural spontaneous processes। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम लोग ने जो 2 बातें यूज़ की हैं, एक तो स्पॉन्टेनियस और एक एंट्रोपी, तो उसको हम लोग समझ के करेंगे। ठीक है जी। देखिए, एंट्रोपी का मतलब होता है मेजर ऑफ डिसऑर्डरलीनेस। किसी सिस्टम में कितनी डिसऑर्डरलीनेस है या रैंडमनेस है, कितनी उसको आज़ादी है, एक तरह से कह सकते हैं। तो जिसके पास ज़्यादा आज़ादी है उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। कोई पक्षी अगर पिंजड़े में बंद है तो उसकी एंट्रोपी एक तरह से हम कह सकते हैं, पिंजड़े में बंद है, बैठा हुआ है, तो उसकी एंट्रोपी कम है। आज़ाद है, खुला हुआ है, कहीं भी घूम सकता है, आज़ादी है, तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो होते हैं जो विच गो टू कंप्लीशन विद और विदाउट इनिशिएशन। ठीक है, जिनमें थोड़ा सा हम उनको धक्का देते हैं और प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो वो स्पॉन्टेनियस है। और जिसमें बार बार हमें धक्का देना पड़े वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो एंट्रोपी का लिख लें, एंट्रोपी इज़ ए मेजर ऑफ डिसऑर्डरलीनेस और रैंडमनेस। एंट्रोपी जो है रैंडमनेस को मेजर करती है। अगर ज़्यादा एंट्रोपी है किसी में तो उसकी रैंडमनेस ज़्यादा है। और गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड की होगी और सबसे कम सॉलिड की है। एक पेन अगर हम टेबल पर रख देते हैं तो वो वहीं रखा रहेगा, उसकी एंट्रोपी
कम है वो वहीं रहेगा। लिक्विड रख देते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर लुढ़क सकता, खिसक सकता है, ठीक है। और गैस को कहीं छोड़ दोगे तो उसका पता ही नहीं कहाँ जा रही, वो तो चारों तरफ भागेगी इधर उधर, तो उसकी डिसऑर्डरलीनेस ज़्यादा है गैस की, तो उसकी एंट्रोपी भी ज़्यादा है। लिक्विड की एंट्रोपी कम है और सॉलिड की एंट्रोपी और भी कम होती है, ठीक है। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो क्या होते हैं कि अपने आप कंप्लीट हो जाते हैं विद और विदाउट इनिशिएशन। उसमें या तो थोड़ा सा इनिशिएट करना पड़ता है या इनिशिएट नहीं भी कर रहे हैं कई केसेस में तो भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो उसका एक एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेते हैं, 2-3 एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। ऊपर से ये हेडिंग हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम अभी फॉर्मूला आएगा तो उससे पता कर पाते हैं कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं, मतलब है वो रिएक्शन कंप्लीट होगा या नहीं होगा, इतना हमको पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज वन विच goes to completion with or without initiation, with or without initiation। इनिशिएशन माने इनिशिएट करना, शुरू करना, ठीक है ना। जैसे आप कहीं गए हैं किसी सोशल गैदरिंग में और आप कोई मिलता है उससे आप खुद अपनी तरफ से बात शुरू करते हैं तो वो इनिशिएट करना हुआ। तो जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है और यहाँ पे इस पर फुटबॉल रखा हुआ है, तो आपने हल्का सा इसको धक्का दे दिया तो ये लुढ़कता हुआ नीचे आ जाएगा। तो ये जो धक्का दिया है वो इनिशिएशन है, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस है। एक बार यहाँ से फुटबॉल को धक्का देंगे तो स्लोप से लुढ़कता हुआ नीचे चला आएगा, तो दैट इज़ स्पॉन्टेनियस। बट जब फुटबॉल नीचे आ गया और नीचे आने के बाद अगर आप उसको यहाँ पे थोड़ा सा धक्का देंगे तो थोड़ा सा आगे जाएगा और फिर वापस आने लगेगा। मान लो यहाँ आ गया, फिर आपको धक्का देना पड़ेगा, लगातार धक्का देते रहना पड़ेगा, तो दैट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। जिस प्रोसेस को एक बार हमने स्टार्ट कर दिया और वो कंटिन्यूसली अपने आप कंप्लीट हो जाता है तो दैट इज़ स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज़ वन विच गोज़ टू कंप्लीशन विद और विदाउट इनिशिएशन। इनिशिएशन हर केस में ज़रूरी नहीं होता, जैसे फुटबॉल को हल्का सा धक्का देना पड़ा तब ये वहाँ से लुढ़कता हुआ नीचे आया। सपोजिंग कहीं पे बर्फ़ रखी हुई है, ठीक है, रूम टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्रीज नॉर्मल मानते हैं और आइस रखी है, हमें कुछ करना नहीं है, ये आइस अपने आप पिघल जाएगी, तो ये भी स्पॉन्टेनियस है, अपने आप पिघल जाएगी। या किसी कंटेनर में मान लीजिए स्टील का कंटेनर है, उसके अंदर गर्म दूध है या गर्म चाय है, वो अपने आप ठंडा हो जाएगा, तो दैट उसका ठंडा होना स्पॉन्टेनियस। उसमें हमको कुछ करना नहीं है, हमें बार बार इससे कहना नहीं है कि ठंडा हो जाओ ठंडा हो जाओ, या इससे आइस से कहना नहीं पानी बन जाओ या पिघल जाओ, कुछ नहीं करना है। रखा है ये अपने आप पिघल जाएगा, गर्म चीज़ रखी है अपने आप ठंडी हो जाएगी, तो दिस ऑल दिस प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। ठीक है जी बच्चों। अब बात ये आती है कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो उसके दो ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं, दो कारण होते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, साइंटिस्ट कहते हैं उसके पीछे दो कारण हैं। शाबाश। या तो वो अपनी एंट्रोपी बढ़ाना चाह रहा है या वो अपनी एनर्जी घटाना चाह रहा है। आपको बहुत बड़ी मंजिल पे खड़ा कर दिया गया है, बहुत ऊंची बिल्डिंग पे, मान लीजिए बुर्ज खलीफा पे आपको खड़ा कर दिया गया है और उसके किनारे के जितनी भी रेलिंग्स हैं हटा दी गई हैं और आपसे कहा जा रहा है जरा ज़मीन पे झांको, क्या हालत होगी? कुछ नहीं, डर के मारे आप झांको क्या, लेट जाओगे ज़मीन पे कि ऐसे कैसे झांके, गिर जाएंगे। बट आपको ज़मीन पे खड़ा कर दिया जाए, कोई डर लगेगा? कुछ नहीं। आपकी वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, नीचे आ गए एनर्जी कम हो गई। जब आपकी एनर्जी कम होती है, किसी चीज़ की एनर्जी कम होती है, इट इज़ मोर स्टेबल। तो हर चीज़ अपनी या तो एनर्जी कम करना चाहता है, एनर्जी मतलब डेल्टा एच, एंथैल्पी को कम करना चाहता है, एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी चेंज।
या तो वो अपनी एंथैल्पी डिक्रीज करना चाहता है या वो अपनी एंट्रोपी डेल्टा एस बढ़ाना चाहता है, एंट्रोपी चेंज, इसको डिक्रीज करना चाहता है, एंट्रोपी को बढ़ाना चाहता है। इन दोनों में से कोई प्रोसेस हो सकता है, तभी वो स्पॉन्टेनियस है, या दोनों ही हो सकते हैं थोड़े थोड़े। देखिए जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो एंथैल्पी चेंज उसकी डिक्रीज़ हो रही है, और रुका हुआ था मूव करने लगा तो एंट्रोपी भी बढ़ गई, बट फिर बाद में आके कहीं रुक जाएगा, बट ऊपर से नीचे आ गया तो उसकी एनर्जी कम हो गई, एंथैल्पी हैज़ डिक्रीज्ड। आइस जो है, आइस के केस में आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री है मान लो, और 0 डिग्री पे है ये, और मेल्ट करके वाटर भी बनेगा तो 0 डिग्री पे, फिर बाद में टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगेगा। अगर रूम टेम्परेचर 25 है तो धीमे धीमे 25 जाने लगेगा। तो यहाँ पे आइस की एनर्जी बढ़ गई, पहले 0 डिग्री पे था और फिर धीमे धीमे पानी बना, और पानी बन के पानी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आने लगेगा, 1 2 3 4 कुछ भी, तो उसकी एनर्जी बढ़ गई। तो देख रहे हैं एंथैल्पी चेंज घटना चाहिए था, वो उसमें बढ़ रहा है, पर एंट्रोपी बढ़ रही है। वो इसीलिए हम कह रहे हैं कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के दो ही कारण हैं, या तो वो अपनी एनर्जी घटाना चाह रहा है या वो अपनी एंट्रोपी बढ़ाना चाह रहा है। आइस के केस में एंथैल्पी तो बढ़ रही है पर एंट्रोपी भी बढ़ रही है, एंट्रोपी भी बढ़ रही है। हाँ, तो इन एंथैल्पी का जो नेगेटिव हो रहा है, एंथैल्पी कम नहीं हो रही है, एंथैल्पी फेवर में नहीं है प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के, बट एंट्रोपी बहुत ज़्यादा फेवर में है, इसलिए ये पिघल रहा है। अब गरम चाय है तो उसकी तो टेम्परेचर ज़्यादा है, धीमे धीमे ठंडा होगा। मान लो इसकी 80 डिग्री टेम्परेचर है और रूम टेम्परेचर 25 है, तो धीमे धीमे अपने आप 25 पे आ जाएगा। तो उसमें क्या हो रहा है कि इसकी एंथैल्पी कम हो रही है। ठीक है जी, आप देखेंगे कि यूनिवर्स में सब चीज़ें चाह रही हैं कि उनकी आज़ादी बढ़े, एंट्रोपी बढ़े। ठीक है, जैसे आप कोल को जलाते हो, कोल सॉलिड है, जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, गैस बनेगा, वेस्ट गैसेस भी बनेंगी, तो वो सब क्या है, एंट्रोपी बढ़ रही ना। सॉलिड से इट इज़ चेंजिंग इनटू गैस। पेट्रोल लिक्विड होता है, जल के क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी देगा, एंड उसमें भी एंट्रोपी बढ़ रही है लिक्विड से गैस। तो एंट्रोपी of the universe is increasing day by day in all the natural spontaneous processes। ये बात कह रहा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, बहुत सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक कुत्ता बंधा हुआ है, डॉग, तो उसकी एंट्रोपी कम है, उसको खोल दीजिए कितना खुश है। जब तक बंधा हुआ है, कोई इंसान भी अगर कोई बंधा हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, जैसे लॉकडाउन में हम लोग घर में ही थे तो कितने थोड़ा सा उलझन थी, बट अब आपको थोड़ी सी आज़ादी दे दी गई कि नहीं आप घूम सकते हो इधर उधर विद मास्क, तो आपको एंट्रोपी आपकी बढ़ गई। तो ठीक है, तो अब इसके ऊपर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो कहता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर यहाँ पे नॉट लगा है तो इसका मतलब क्या होता है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस में हम क्या मानते हैं कि प्रेशर एक एटमॉस्फेयर हो या बार में भी ले लेते हैं, और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हो 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और केल्विन कितना होता है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो 25 प्लस 273 इज इक्वल टू 298 केल्विन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन ये होती है। ठीक है जी, अब हमने ये जो बताया डेल्टा जी का मतलब है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, इसको कहते हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी इसको कहते हैं। और स्टैंडर्ड लगा है तो स्टैंडर्ड चेंज इन हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा एच इसको हटा देते हैं स्टैंडर्ड को हम, और डेल्टा एच का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। अगर एंथैल्पी चेंज को हम डिफाइन करें तो इट इज़ द चेंज इन द एनर्जी या चेंज इन एंथैल्पी व्हेन अ प्रोसेस इज बीइंग कंप्लीटेड। ठीक है, या
अगर किसी सब्सटेंस कोई प्रोसेस में हम किसी चीज़ को कुछ एनर्जी दे रहे हैं या उससे ले रहे हैं, कोई चीज़ बन रही है, तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी चेंज हम अक्सर यूज़ करते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर मेज़र की जाती है। एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज़ फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो बहुत सारी एंथैल्पीज़ हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो उनकी डेफिनेशंस हमें आनी चाहिए। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो ये सब डेफिनेशंस हमें आनी चाहिए। तो ये एंथैल्पी चेंज हो गया, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर केल्विन में लेना है, टेम्परेचर इन केल्विन। और डेल्टा एस तो एंट्रोपी चेंज हमने बताया, ये एंट्रोपी चेंज है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा वो मैं समझाता हूँ। और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? इट गिब्स फ्री एनर्जी गिव्स अस द यूजफुल वर्क डन बाय ए सिस्टम। गिब्स फ्री एनर्जी gives free energy gives us the useful work, या gives free energy is the useful work done by a system, that is नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, कोई भी सिस्टम नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क अगर जो करेगा उसको यूज़फुल वर्क डन मानते हैं। मान लीजिए किसी कंटेनर में गैस है और उसके ऊपर पिस्टन पे हमने प्रेशर दे दिया, तो ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो गया। प्रेशर दोगे तो ये अंदर आएगा, गैस कंप्रेस होगी, ठीक है, तो वर्क इज़ बीइंग डन ऑन द सिस्टम। तो ये जो है ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। बट गिब्स फ्री एनर्जी कहता है कि जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क ना हो, उसके अलावा कोई वर्क अगर सिस्टम करता है तो उसको यूज़फुल वर्क डन मानते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनको कंप्रेस करोगे या एक्सपैंड करोगे तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा। बट हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम रिएक्ट करके, मतलब है कंट्रोल्ड रिएक्शन करके, हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं फ्यूल सेल में, तो वो जो है दैट इज़ यूज़फुल वर्क डन। उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है बाय कंट्रोल्ड रिएक्शन, तो वो यूज़फुल वर्क डन में आता है। अब ध्यान देना है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस फॉर्मूले में, कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन या प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एंड इट विल गो टू कंप्लीशन, अपने आप वो कंप्लीट हो जाएगा विद और विदाउट इनिशिएशन। बट अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे गीली लकड़ी को आप जलाते हो तो आपने मान लीजिए उसके ऊपर थोड़ा सा पेट्रोल डाला या कोई डीजल डाला और जलाया, तो जितनी देर तक वो डीजल या पेट्रोल है उतनी देर तक वो जलेगा, उसके बाद फिर बुझने लगेगा, गीली है लकड़ी, फिर डालो फिर जलाओ, फिर डालो फिर जलाओ, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आएगा तो प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव आता है तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। तो क्वेश्चन आपको इसमें दिया जाता है कि डेल्टा एच ये है, डेल्टा एस ये है, टेम्परेचर ये है, पता करिए कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। तो उसमें हम क्या करते हैं, डेल्टा जी निकालते हैं, और डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो समझ लीजिए स्पॉन्टेनियस है, और पॉजिटिव आती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आपने उतार लिया, ठीक है। तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख देते हैं और आप करके बताओगे, ठीक है। उसमें ये भी है, कभी कभी ये भी कहा जाता है कि ये बताओ कि किस टेम्परेचर पे वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो कोई भी हम क्वेश्चन एक ले लेते हैं। इफ़ इन ए रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू 5 किलो जूल्स पर मोल एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू 10 जूल्स पर केल्विन पर मोल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड आउट
वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। ये फाइंड आउट करना है कि वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। और उसके बाद ये भी कह रहा है कि इफ़ इट इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस, इफ़ नॉट स्पॉन्टेनियस, फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर एट विच इट विल बिकम स्पॉन्टेनियस। ट्राई करिए बच्चों, फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे करा जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। हाँ जी बच्चों, आपको डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एस दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो डेल्टा जी निकल आएगा। और डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो समझ लेना नॉन स्पॉन्टेनियस है, और नेगेटिव आए तो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो वैल्यूज़ हम लोग रख के देख लेते हैं, ये सब ऊपर से हटा देते हैं। फॉर्मूला आपको मालूम ही है, क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक है, 4 चीज़ें हैं इसमें, डेल्टा जी, डेल्टा एच, टेम्परेचर एंड डेल्टा एस। 3 दी होंगी, चौथी निकल आएगी। तो हम इसमें फॉर्मूले में रख देते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच की वैल्यू 5। अब ध्यान दो, यहाँ 5 किलो जूल्स है और यहाँ पे 10 जूल्स है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आपको चेंज करना पड़ेगा, उसको हम चेंज कर देते हैं जूल्स में। तो डेल्टा एच, इसको फॉर्मूले को फिर से यहाँ पे लिख दें और फिर इसके नीचे सॉल्व कर दें। डेल्टा एच 5000 जूल्स ले लो माइनस, और टेम्परेचर हमारा 27 है, तो उसको केल्विन में ज़रूर चेंज करना बच्चों। 273 उसमें ऐड कर लिया, और डेल्टा एस हमारा 10 है। ठीक है, तो 5000 माइनस 300 इंटू 10 इज इक्वल टू 5000 माइनस 3000 इज इक्वल टू 2000 जूल्स। एज delta S is delta G is positive, therefore the reaction is non-spontaneous, spontaneous। इतनी बात ठीक है बच्चों? हाँ जी बच्चों, ये बात समझ में आ गई? अब जब ये आ गई तो उसने सेकंड पार्ट भी कहा है कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच इट विल बिकम स्पॉन्टेनियस। अब जब हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जिस पे ये स्पॉन्टेनियस हो, तो हम क्या कहेंगे? द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इफ व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव, दैट इज डेल्टा जी इज लेस देन 0। डेल्टा जी 0 से छोटा होगा तो मतलब है डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो उसके अंदर वैल्यूज़ रख देते हैं। ठीक है, तो हमें टेम्परेचर निकल के आ जाएगा। ये रिएक्शन तो आपने सारा ये फॉर्म ये तो उतार ही लिया है क्वेश्चन, तो इसके नीचे ही सॉल्व कर देते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, इस फॉर्मूले में डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0 के अंदर हम वैल्यूज़ रख देते हैं, उससे टेम्परेचर निकल आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको दिया है डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी लेस देन 0। अब ये नेगेटिव है, इसको उधर ले जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा एच इज़ मोर देन टी डेल्टा एस हो जाएगा, दिस इज़ मोर देन डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा एच हमारा 5000 जूल्स है और टेम्परेचर पता करना है, डेल्टा एस 10 हमको दिया है, तो टी इज़ 5000 डिवाइडेड बाई 10, तो T शुड बी मोर देन, टेम्परेचर शुड बी मोर देन 500 केल्विन। ठीक है बच्चों, किसी को डाउट है अभी भी? ठीक है, इस तरह से टेम्परेचर निकाल लेते हैं। उतारिए सब लोग इसको। सेकंड लॉ के ये जो फॉर्मूला है, इस पे अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैल्यूज़ दी होंगी आपको डेल्टा एच की, डेल्टा एस की और टेम्परेचर की, और पूछेगा कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है।
और अगर स्पॉन्टेनियस नहीं है तो वो टेम्परेचर निकालो जिस पे वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है। हाँ जी, वैल्यूज़ उतार ली सारी। तो अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, और ये लेफ्ट हैंड को हम साफ कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट इज? ठीक है, यस, हाँ जी। और कोई कसक बताना चाह रही है या प्राची? हाँ जी, बताइए। -273 डिग्री सेंटीग्रेड। एंट्रोपी, एंथैल्पी नहीं, एंट्रोपी। ठीक है, हाँ, मतलब ये कह रहा है कि जब टेम्परेचर -273 डिग्री होगा तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 होगी। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स states that the एंट्रोपी है, एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन substance is 0 at absolute 0, that is at 0 Kelvin और -273 डिग्री सेंटीग्रेड। 273.15 भी कहीं कहीं लिखा रहता है, पर राउंड ऑफ करके -273 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, 0 केल्विन पे परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 होगी, उसमें डिसऑर्डरलीनेस ना के बराबर होगा। ठीक है, अब परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस उसको हम मानते हैं जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में लगे हुए हैं। जैसे कोई मेटल है तो वो क्रिस्टलाइन माना जाता है, तो उसमें ये माना जाता है कि सब एक प्रॉपर मैनर में अरेंज्ड हैं। ठीक है, अगर ये मान लीजिए कि अगर ये एल्युमिनियम है तो ये भी एल्युमिनियम है, ये भी एल्युमिनियम है। ठीक है, तो यहाँ का अगर डिस्टेंस 10 पिकोमीटर है और यहाँ का अगर डिस्टेंस मान लेते हैं 11 पिकोमीटर है, तो ये भी 11 पिकोमीटर होगा, ये भी 11 पिकोमीटर होगा। अगर ये डाउन द नीचे आ रहे हो तो 10 पिकोमीटर है तो ये 10 पिकोमीटर होगा। ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैं, उसके अंदर प्रॉपर मैनर में अरेंज होते हैं। और जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं, एमॉर्फस कहलाते हैं, वो उनमें कोई कहीं रखा है, कोई कहीं रखा है, कुछ पता ही नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, तो नॉन क्रिस्टलाइन हो गया, एमॉर्फस कहा जाता है। एनीवे, तो कोई भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा तो उसकी एंट्रोपी, उसमें डिसऑर्डरलीनेस ना के बराबर होगी एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन पे। एक्चुअल में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी डिसऑर्डरलीनेस बढ़ेगी, क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर जो जहाँ पे है उसमें ज़्यादा ना के बराबर ऑसिलेशन है। पर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे तो ये अपनी जगह पे ऑसिलेट करने लगेंगे, तो एंट्रोपी बढ़ गई। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ये अपनी जगह ऑसिलेट करने लगते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाओगे और ज़्यादा ऑसिलेट करने लगते हैं, तो एंट्रोपी बढ़ जाती है इससे ऊपर जैसे जैसे जाएंगे। तो अगर 0 केल्विन पे कोई भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है तो उसकी एंट्रोपी 0 होती है। इज़ इट ओके? अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, उसमें आपसे पूछते हैं कि भाई ये है, बताओ इसकी एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है। जैसे Cl2 चेंजेस इनटू 2Cl, ये गैशियस था और ये भी गैशियस है, तो अब आपको बताना है Cl2 चेंजेस इनटू 2Cl, डेल्टा S यस पॉजिटिव है, इंक्रीज़ कर रहा है। क्यों इंक्रीज़ कर रहा है? पहले दोनों बंधे हुए थे आपस में, Cl और Cl के बीच में बॉन्ड था, ये बॉन्ड तोड़ दिया, अब ये दोनों ही अलग अलग हैं, तो इनकी एंट्रोपी ज़्यादा है। इस तरह से चीज़ों को देखा जाता है। बात समझ में आ रही है? कोई भी चीज़ है, मान लो कोई गैस है, Cl2 गैस एट 1 एटमॉस्फेयर है और इसको Cl2 गैस हमने 5 एटमॉस्फेयर पे कर दिया, बताइए एंट्रोपी पे क्या असर है?
कोई बता सकता है? Cl2 गैस 1 एटमॉस्फेयर पे है और Cl2 गैस हमने उसको उसी गैस को 5 एटमॉस्फेयर पे कर दिया, एंट्रोपी क्या हो गई? कम हो गई। तो यहाँ पे डेल्टा एस इज़ नेगेटिव, एंट्रोपी डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज कर रही है? क्योंकि जब प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस पास आ जाएंगे, ठीक है ना। हमने मान लीजिए पिस्टन को दबा दिया, पहले पिस्टन यहाँ पे था जब 1 एटमॉस्फेयर था, जब हमने दबा दिया तो नीचे आ गया, तो अब थोड़ी सी जगह में घूमने को मिल रहा है गैस को, तो एंट्रोपी कम हो गई। तो प्रेशर बढ़ा दिया तो एंट्रोपी कम हो गई, बट बॉन्ड तोड़ दिया तो एंट्रोपी ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इज़ इट ओके बच्चों? चलिए अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं हेसेस लॉ, ठीक है। तो ऊपर का ये हटा देते हैं थर्ड लॉ को, और हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन कहलाता है। उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको देख लेते हैं। कोई बता सकता है व्हाट इज़ हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन? हेसेस लॉ क्या कहता है कि कोई रिएक्शन हम कर रहे हैं, वेदर ए प्रोसेस इज़ कंप्लीटेड इन ए सिंगल स्टेप और ए नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन रिमेन्स द सेम। इसको पहले लिख लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ कैसे क्या कहना चाह रहा है। हेसेस लॉ स्टेट्स दैट द enthalpy change for a reaction remains the same whether the reaction is carried out in a single step or a number of steps। एक स्टेप में कंप्लीट कर रहे हैं रिएक्शन को या नंबर ऑफ स्टेप्स में कर रहे हैं, तो जब नंबर ऑफ स्टेप्स में कर रहे हैं उसको सबकी एंथैल्पी चेंज को जोड़ोगे तो उतनी आएगी जो सिंगल स्टेप में आई है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब बना रहे हैं, कार्बन को जला के, मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2, ठीक है। हमने इसको बर्न किया या ऑक्सीडेशन किया कह लो, और सफिशिएंट ऑक्सीजन दे दिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। और इसमें डेल्टा H -393.5 किलो जूल्स पर मोल आती है, -393.5 किलो जूल्स पर मोल आती है। बट हमने क्या किया, इसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में किया, कार्बन प्लस हाफ O2 दिया और कार्बन मोनोऑक्साइड दिए, लिमिटेड ऑक्सीजन दिए, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना। और इसमें डेल्टा H जो आया -110 किलो जूल्स पर मोल निकलेगा, ठीक है। और जब CO को फिर और आधा ऑक्सीजन और दे दिया तो CO2 बना। इसमें डेल्टा H इज इक्वल टू -283 किलो जूल्स, 283.5 -283.5 किलो जूल्स पर मोल। दोनों को जोड़ दो तो -393.5 किलो जूल्स पर मोल हो गया ना। चाहे आप एक चॉकलेट है उसको एक बार में खा जाएं या उसको 3-4 बार में खाएं, एनर्जी उतनी ही मिल रही है। मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस एक ही स्टेप में हम कंप्लीट कर लेते हैं तो जो एंथैल्पी चेंज आ रही है वो उसी के बराबर होगी अगर सेम प्रोसेस को हम एक से ज़्यादा स्टेप्स में करते हैं। कार्बन को अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, उसमें इतनी एनर्जी निकलेगी, एंथैल्पी चेंज। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो इसमें इतनी एनर्जी निकलेगी। दोनों को जोड़ लोगे तो 393.5 इसमें भी है, इसमें भी सेम है। तो वेदर अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप और ए नंबर ऑफ स्टेप्स, द एंथैल्पी चेंज फॉर द टोटल रिएक्शन विल रिमेन द सेम।
ये हेसेस लॉ है। और हेसेस लॉ का बेनिफिट ये हो जाता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को वी आर एबल टू ट्रीट इट लाइक ए अलजेब्राइक इक्वेशन। अलजेब्राइक इक्वेशन को जैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, उनको मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ऐड, डिवाइड कर सकते हैं, वैसे ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मतलब है केमिकल रिएक्शंस को भी, इक्वेशंस को भी हम उस तरह से कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट इससे मिल जाता है। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन उतार लीजिए, ये एग्जांपल उतार लीजिए, फिर मैं आपको एक इस पे क्वेश्चन देंगे तो वो और अच्छा समझ में आएगा कि कैसे इस लॉ को यूज़ करके क्वेश्चंस को करा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको सिंपली यही दिया जाएगा कि ये चीज़ बनानी है, कुछ रिएक्शंस दिए होंगे, उसके बेसिस पे एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन निकालना होता है। तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहीं पे बोर्ड पे, और उसको करके हमें समझ में आएगा कि इस लॉ का यूज़ कैसे किया जाता है प्रैक्टिकली। हेसेस लॉ पे भी क्वेश्चन आते हैं और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वो एनसीईआरटी ने भी दे रखे हैं और अंदर भी इन्होंने सॉल्व किए हैं, उनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन 3 लिख लेते हैं, और कह रहा है फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, हम बेंजीन ले लेते हैं, C6H6 व्हेन द फॉलोइंग डेटा इज गिवन। डेटा इज गिवन। ठीक है, कभी कभी रिएक्शन दे देते हैं और कभी कभी आपको खाली डेटा दे देते हैं गिवन, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। मतलब ऐसे तो ये 393 है, हम इसको राउंड फिगर में ले रहे हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान रहे। -4400 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, सबकी वैसे तो फिक्स होती है, पर हम अपने मन से राउंड करके वैल्यू ले रहे हैं ताकि क्वेश्चन को हम समझ सकें, कर सकें। फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाटर की दी है, मान लेते हैं -300 किलो जूल्स पर मोल। और एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन ऑफ C6H6, बेंजीन को जलाने पे एंथैल्पी जितनी आ रही है, मान लेते हैं -3000 किलो जूल्स पर मोल आ रही है। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। ये डेटा दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हमें निकालनी है। हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? हेसेस लॉ से। कैसे निकालते हैं इसको, ये हटा दें, ये एग्जाम्पल आपने देख लिया, इसको कैसे करेंगे देखिए। इसको करने में आपको ध्यान रखना है कि जो ये इक्वेशंस, ये जो बातें कही हैं, इनको इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन इन्होंने क्या है, C+O2 गिव्स यू CO2, डेल्टा H इसमें दिया है -400 किलो जूल्स पर मोल। सेकंड, इसको वाटर वाले को H2 + ½ O2, यहाँ पे ध्यान रखिए O2 हाफ ले रहे हैं क्योंकि हमें वाटर 1 ही मोल बनाना है। अगर O2 ले लोगे तो फिर यहाँ पे 2 कर दोगे, वो 2 मोल का हो जाएगा, फिर वो चेंज हो जाता है। पर डेल्टा H फॉर 1 मोल के लिए वाटर बनाओगे तो -300 किलो जूल्स पर मोल आता है। और थर्ड जो इन्होंने दिया है कि बेंजीन को जला रहे हैं, C6H6 + O2 गिव्स यू, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा। कार्बन 6 हैं, यहाँ 6 लगा दो, हाइड्रोजन 6 हैं, यहाँ पे 3 लगा दें, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन के एटम्स हो गए और यहाँ 15 टोटल हो गए, तो यहाँ पे 15/2 लिख सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में 15/2 हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से पहले हमने लिख लिया, और यहाँ पे डेल्टा H है -3000 किलो जूल्स पर मोल। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन आपने उतार लिया है, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड की इन्होंने दी हुई है -4000, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर -300 दी है, और इसको बर्न करते हैं बेंजीन को, तो उसकी जो एनर्जी जो निकल रही है बर्न करने पे 1 मोल में -3000 किलो जूल्स पर मोल निकल रही है। इज़ इट ओके?
तो ये तीनों को हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। कभी कभी देते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, कभी कभी नहीं भी देते हैं, इसी फॉर्म में दे देते हैं आपको। तो अब क्या करेंगे कि हम अपना एम बना रहे हैं। एम हमारा है C6H6 बनाना है, C6H6। तो किससे बनाओगे? एलिमेंट से। कार्बन हमें कितने चाहिए? 6। और हाइड्रोजन कितने चाहिए? 3 मोल्स H2। हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में मिलता है, कार्बन एटम के फॉर्म में मिल जाता है। तो C6 चाहिए तो C6 कार्बन ले लिए, और हाइड्रोजन 6 चाहिए, H2 के फॉर्म में नेचर में मिलता है तो 3H2 लिख लिया। और इसके बनने में कितनी हीट निकलेगी ये हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कहेंगे कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 इज इक्वल टू, हमें कार्बन कितने चाहिए लेफ्ट हैंड पे? 6। तो इस रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू इक्वेशन 1। और हाइड्रोजन हमें कितने चाहिए? 3H2, यहाँ पे एक ही है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू इक्वेशन 2। C6H6 लेफ्ट पे है, हमें राइट में चाहिए, हमारी एम में कहाँ पे है? राइट में है। तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, जो हेसेस लॉ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरह केमिकल रिएक्शन को डील कर सकता है। तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C6H6 उधर चला जाएगा। तो ये -1 इंटू इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 की वैल्यू हमें मालूम है, 6 इंटू 1 की है -400, प्लस 3 इंटू इक्वेशन 2 की वैल्यू है -300, -1 इंटू इक्वेशन 3 के अंदर एंथैल्पी चेंज है -3000। ओके जी, ये वैल्यूज़ हमने लिख ली और इनको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है ये हटा देते हैं, ये सब वैल्यूज़ हम लोगों ने यूज़ कर ली हैं, क्वेश्चन हम लोगों को मालूम है, आपने उतार ही लिया है, तो ऊपर की जगह खाली कर लेते हैं। फर्दर रिएक्शन, फर्दर जो है इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 इज इक्वल टू, ये -2400 हो गया, ये 3 इंटू -3 900 हो गया, और ये प्लस में आ जाएगा +3000 हो गया। ठीक है, तो टोटल कर लीजिए, ये आपका -3300 हो गया, +3000 है, तो -300 किलो जूल्स पर मोल, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमने लिखा है इससे बन भी रही बेंजीन, हमारा एम पूरा हो भी रहा है कि नहीं। अगर इसको चेक करना है तो हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? हमने 6 से मल्टीप्लाई करा है फर्स्ट इक्वेशन को, तो इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 कार्बन प्लस 6 O2 गिव्स यू 6 CO2 हो गया। 6 से मल्टीप्लाई करा है फर्स्ट इक्वेशन को तो ये बन गया, और सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई करा है तो 3H2 प्लस 3/2 O2 गिव्स यू 3H2O हो गया। ठीक है, और दोनों को हम लोग ने जोड़ा है, इन दोनों को हम लोग ने क्या किया है? जोड़ा है, प्लस किया है ना, तो इनको जोड़ लेते हैं। तो ये 6 कार्बन प्लस 6 O2 ये है, और 3/2 है तो ये 15/2 O2 हो गया, और 3H2 है गिव्स यू 6 CO2 प्लस 3H2O। ओके बच्चों, अब ये फर्स्ट वाला इक्वेशन यहाँ से हटा देते हैं तो जगह मिल जाएगी हमें। सेकंड भी हटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और इसने कहा है कि थर्ड इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड इक्वेशन को -1 से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा C6H6 था वो माइनस में आ गया। ठीक है, और -15/2 O2 था, दिस गिव्स यू, हमारा 6 कार्बन डाइऑक्साइड था वो नेगेटिव हो गया, -3H2O वो भी नेगेटिव हो गया,
ठीक है। तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव कट गए, ये दोनों कट गए, हमारे पास बचा क्या, 6 कार्बन प्लस 3 H2, और ये नेगेटिव है, राइट हैंड पे ले जाओ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो ये बन गया। तो हमारा एम पूरा हो गया। अगर टेस्ट करना है कि जो हमारा एम है वो पूरा हो रहा है इनसे कि नहीं, तो जो आपको इक्वेशन में जिनको मल्टीप्लाई करा है जिस नंबर से, उससे मल्टीप्लाई करिए, और जिसको सब्ट्रैक्ट किया सब्ट्रैक्ट करिए, तो फाइनल आंसर आपका वही आएगा जो आपने एम में सोचा है। देख लीजिए। गुड इवनिंग जी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हेसेस लॉ को यूज़ करके हम क्वेश्चन को करते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, मैंने तो बेंजीन दिया है, वो आपको कह सकते हैं इथानॉल बना रहे हैं, वो कह सकते हैं कि मान लीजिए मिथानोइक एसिड बनाना है, इथानोइक एसिड बनाना है, तो कुछ भी दिया जा सकता है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको उतार लीजिए और इस